Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is antidepressant pharmacology. एंटी ड्रग्स की फार्माकोलॉजी के अंदर आपने क्या क्या कवर करना है, इनके क्लासिफिकेशन को, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, इनके टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट को, कॉन्ट्राइंडिकेशन को। ठीक हो गया। अब जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स सारी के सारी डिप्रेशन को मिनिमाइज कर देती हैं। तो सबसे पहले आपको डिप्रेशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं या एंडोजीनियस डिप्रेशन होती है, तो मूड का डिप्रेशन किसी भी मेडिकल या सिचुएशनल कॉजेज़ के बगैर, ठीक है। और जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देती है, ठीक है। तो मेनली जो एक हाइपोथेसिस पहले पेश किया गया था, उस हाइपोथेसिस को बोलते हैं अमाइन हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस में ये कहा था कि जब भी किसी बंदे के अंदर डिप्रेशन होता है तो उस डिप्रेशन के अंदर नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ओके। तो जो अमाइन हाइपोथेसिस था वो क्या कहता है कि जब डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन के अंदर नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन ये वो दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि हमारे ऐसे पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो मूड को एक्सप्रेस करवाता होता है, मूड को रेगुलेट करता होता है, ठीक है। तो इस हाइपोथेसिस में ये कहा गया था कि जब किसी के अंदर नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लेवल या फंक्शनल एक्टिविटी कम हो जाती है तो इसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन जब हम इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के न्यूरोनल पाथवे की फंक्शनल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो इसकी वजह से डिप्रेशन के बजाय मेनिया आना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। ओके। मूड एलिवेट हो जाता है। ओके। तो ये इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं अमाइन हाइपोथेसिस। ओके। अब इस अमाइन अमाइन हाइपोथेसिस के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस या कुछ इसके डिफ़िकल्टीज़ थी। वो क्या डिफ़िकल्टीज़ या कॉन्ट्राइंडिकेशंस थी या वो कौन सी चीज़ें थी जो इस हाइपोथेसिस को फॉलो नहीं कर रही थी। तो पहला पॉइंट ये था कि पोस्टमार्टम फाइंडिंग की गई। पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर अब इनके न्यूरोट्रांसमीटर को कम होना चाहिए था, क्योंकि पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर मूड डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। लेकिन पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर पता चला कि नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल कम ही नहीं होता। नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल कम ही नहीं होता। ओके। तो पहली बात ये पता चली कि इनका लेवल कम नहीं होता। दूसरी बात कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो ब्रेन के अमाइन लेवल्स को कंट्रोल करती है घंटों के अंदर, लेकिन जो क्लिनिकली हमें ये देखने को मिलता है कुछ दिन में या कुछ घंटों में। यानी इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रही है कि जो ये ड्रग्स होती है वो अमाइंस के लेवल को तो बढ़ा देती है कुछ घंटों के अंदर, आवर्स में, लेकिन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आती है या क्लिनिकल रिस्पॉन्स वो हफ्तों ले जाता होता है या दिन ले जाता होता है। तो इतना ज़्यादा स्लो क्यों होता है, हालांकि शुरू में ही अमाइंस का लेवल बढ़ गया है। तीसरा, कुछ ऐसी एंटी डिप्रेसेंट्स होती है जो इनके रिसेप्टर को, नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन करवा देती है। जब इनके रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन होगा तो इनका रिस्पॉन्स कम देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन इनका रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाता है। ओके। एक ड्रग होती है जिसका नाम है बुप्रोपियोन। बुप्रोपियोन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, लेकिन बुप्रोपियोन का कोई इफेक्ट नहीं होता नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लेवल पर। इनके फंक्शनल एक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। डेट मीन्स के बुप्रोपियोन का कुछ और मैकेनिज्म होता है। इसके अलावा एक और भी चीज़ देखी गई कि जो डिप्रेस पेशेंट थे, तो डिप्रेस पेशेंट के अंदर नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लेवल कम होने के बजाय एक और कंपाउंड का लेवल कम देखने को मिला। उस कंपाउंड का नाम था BDNF। इसका मतलब BDNF भी कुछ ना कुछ मूड को एलिवेट करवाता है। ओके। और अगर हम एंटी डिप्रेसेंट को क्रॉनिकली यूज़ करते हैं तो ग्लूटामेट की ट्रांसमिशन ब्लॉक होना शुरू होती है, कीटामीन की ट्रांसमिशन भी ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। ओके। सॉरी, केटामीन का आप भूल जाओ। ये आपने नोट करना है कि इनके वजह से ग्लूटामेट की ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाएगी। जब ग्लूटामेट की ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, तो मूड एलिवेट होना शुरू हो जाता है। हालांकि जो ग्लूटामेट का ताल्लुक नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन से नहीं होता। तो इसकी वजह क्या बनाएगी कि एक ड्रग थी जो NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करती थी। उस ड्रग का नाम था कीटामीन। जो कीटामीन होती है NMD ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, और इस को ब्लॉक करने की वजह से मूड एलिवेट हो जाता है, एंटी डिप्रेसिव एक्शन देखने को मिलता है। तो ये कुछ बातें थी जो अमाइन हाइपोथेसिस को फॉलो नहीं करती थी। अब इनके कुछ क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं एंटी डिप्रेशन वाली ड्रग की। तो जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होती है इनको डिफरेंट क्लास के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तब तक आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहली जो क्लास आती है उसका नाम है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ओके। दूसरी क्लास आती है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तीसरी क्लास आती है सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। चौथी हम क्लास वगैरह कह सकते हैं वो है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मोनोअमीन, ओके, ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ओके। तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर आ जाएगा। कुछ हीट्रोसाइक्लिक कैटेगरी से बिलोंग करती है, हीट्रोसाइक्लिक है, हीट्रोसाइक्लिक है। ओके। और कुछ बिलोंग करती है
सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट से। अब ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जाती है इसकी हाइपोथेसिस से, ठीक है। तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी के लिखे हुए हैं। इन सब के पहले नाम लिख लेते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर कौन कौन सी ड्रग आ जाती है? इमिट्रिप्टालिन आ जाती है, क्लोमिपेरामीन और इमिपेरामीन। तो इमिट्रिप्टालिन, इमिपेरामीन और क्लोमिपेरामीन ये आती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर। जबकि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर के अंदर आती है सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, फ्लोक्सेटिन, पैरोक्सेटिन और लास्ट में है सर्ट्रालिन। SNRI के अंदर वेनलेफेक्सिन, वेनलेफेक्सिन एंड डिलॉक्सेटिन। जबकि पैरोक्सेटिन, फ्लोक्सेटिन SSRI में आती है। जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर को एंटागोनाइज करती है स्पेसिफिकली टाइप 2, तो इसमें आ जाती है नेफाजोडोन और ट्राजोडोन आ जाती है, ठीक है। अब अदर हेटेरोसाइक्लिक के अंदर बहुत सारी क्लास की आ जाती है। ए से अमोक्सापिन, बी से बुप्रोपियोन और एम से मैप्रोटिलिन और एम से मिटाज़ापिन आ जाती है, ठीक है। बाकी मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के अंदर आइसोकार्बोक्साइड जो कि टाइप ए और टाइप बी दोनों को ब्लॉक करना शुरू कर देती है, ओके। फिनालिजीन और सिलाजिलिन, जो सिलाजिलिन होती है बी वाले को इनहिबिट करती है, जबकि आइसोकार्बोक्साइड और फिनालिजीन ये दोनों को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया इनके डिफरेंट, आपको मैंने क्लास बता दिया है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वाले की, ओके। और फिर हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ भी देखेंगे। पहले इनके क्लासिफिकेशन आपको बता दिया कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग होती है इसमें इमिपेरामिन और इमिट्रिप्टालिन आती है। जो इमिपेरामिन और इमिट्रिप्टालिन ये फिनोथायोजाइन एंटीसाइकोटिक वाले ड्रग को रिजेंबल करती होती है, ठीक है। अब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को ओरली देते हैं वॉल्यूम यानी इसका हम ओरली देंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी बिल्कुल ठीक होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हाई होती है, यानी ये फार्माकोकाइनेटिक की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। एमिट्रिप्टालाइन के एक्टिव मेटाबोलाइट को बोलते हैं नॉरट्रिप्टालिन, जबकि इमिपेरामिन के एक्टिव मेटाबोलाइट को बोलते हैं डेसिपेरामिन, ठीक है। एमिट्रिप्टालिन के एक्टिव मेटाबोलाइट को क्या बोलेंगे? नॉरट्रिप्टालिन, जबकि इमिपेरामिन के एक्टिव मेटाबोलाइट को बोलेंगे डेसिपेरामिन। इनके फार्माकोकाइनेटिक वैसे किसी काम की नहीं होती और हमें भूल जाती है, तो सीधा हम इनके चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ, ठीक है। तो जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इन्होंने रीअपटेक ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देना है। नोरेपिनेफ्रिन का एक ट्रांसपोर्टर होता है, सेरोटोनिन वाला भी कभी होता है। नोरेपिनेफ्रिन वाले को बोलते हैं नेट और सेरोटोनिन वाले को बोलते हैं सेट। नेट और सेट को ब्लॉक कर देता है, तो इनकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर की एक्शन पोटेंशिएट हो जाती है। एसएसआरआई ने हाईली सिलेक्टिव एक्शन होता है किसके ऊपर? सेरोटोनिन के रिसेप्टर के ऊपर, जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर, ठीक हो गया। तो सेरोटोनिन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती होती है। नोरेपिनेफ्रिन के ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं होता, ना ही ये एड्रीनर्जिक और ना ही कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। एसएनआरआई की तरफ आती है तो इसने सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन दोनों पे जाके बाइंड करना है, नेट के लिए और SERT के लिए, ठीक हो गया। अब इसमें जो ड्रग होती है वेनलेफेक्सिन, इसकी नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर के लिए एफिनिटी वैसे कम होती है एज कम्पेयर टू वेनलेफेक्सिन एंड डिलॉक्सेटिन। अगर हम SNRI और TCA का डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो जो SNRI होती है इनका पेरिफेरल रिसेप्टर के ऊपर कोई ब्लॉकिंग इफेक्ट नहीं होता, यानी ये हिस्टामिन वाले H1 को, मस्करीनिक को और अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करती। हिस्टामिन, मस्करीनिक और अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करती कौन? SNRI। लेकिन जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है ये ब्लॉक कर देती है। जब आप टाइप 2 एंटागोनिस्ट की बात करते हो तो इसमें नेफाजोडोन और ट्राजोडोन आ जाती है, ये सेरोटोनिन टाइप 2A को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया, ओके। स्पेसिफिकली इन द नियोकॉर्टेक्स, जिसकी वजह से एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसिव एक्शन देखने को मिलता है। अदर हेटेरोसाइक्लिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो मिर्टाज़ापिन होती है। मिर्टाज़ापिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इसने अल्फा 2 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना है, वो भी अल्फा 2 प्री सिनेप्टिकली पड़े होते हैं, और इसने न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को बढ़ा देना है, क्योंकि जो प्री सिनेप्टिक पड़े हुए होते हैं वो इनहिबिटरी होते हैं, लेकिन जब इनहिबिटरी को इनहिबिट कर देंगे तो रिलीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती होती है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इनके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं, स्पेसिफिकली इन द नर्व एंडिंग, ओके। तो ये इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इनके क्या क्या होते हैं?
इसको पहले हम फोकस कर लें। ओके, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर सबसे पहला इफेक्ट लिखा हुआ है वो है अमाइन अपटेक ब्लॉकेट। अमाइन अपटेक ब्लॉकेट। दूसरा इफेक्ट होगा सीडेशन या एंटी एंजाइटी। तीसरा मस्करीनिक रिसेप्टर ब्लॉकेट, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट। लास्ट है सीजर्स, एपिलेप्सी। जो अमाइन अपटेक ब्लॉकेट होती है, आपको पता है कि जो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग कौन सी होती है? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती है, मैप्रोटिलीन होती है। ओके, मैप्रोटिलीन ये भी नॉरएपिनेफ्रिन के ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती है। और जो वेलनिफेक्सिन होती है, वेलनिफेक्सिन, डेसवेलनिफेक्सिन और डुलोक्सिटीन, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? SNRI वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। ठीक है, तो जो ड्रग CNS पे जाके काम करती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जाके काम करना शुरू कर देती है। इसके अलावा जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होते हैं वो भी नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट इसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा? इनकी वजह से आपको पेरिफेरल सर्कुलेशन के ऊपर, सर्कुलेशन नहीं, पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर आपको सिम्पैथोमिमेटिक एक्शन देखने को मिलेगी। ठीक हो गया, सिम्पैथोमिमेटिक एक्शन। जब भी आप कोकेन को TCA को पढ़ते हो सिम्पैथोमिमेटिक कैटेगरी के अंदर। लेकिन जब आप मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को जब आप एक्यूटली यूज़ करोगे तो सिम्पैथोमिमेटिक होगा। लेकिन जब क्रॉनिकली यूज़ करते हो तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन आ जाती है इस केस में। दूसरा सिडेटिव एक्शन होता है। सिडेशन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आता है और मिर्टेज़ापिन में आ जाता है और इसके अलावा नेफाजोडोन और ट्राजोडोन में आ जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी जो सेरोटोनिन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। ठीक है, तो ये आ जाता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आ जाता है, हीट्रोसाइक्लिक में स्पेसिफिकली मिर्टेज़ापिन में आ जाता है, और ये वाला शो होता है और किस में आता है? सेरोटोनिन रिसेप्टर टाइप 2A ब्लॉकर। ओके, सिडेटिव एक्टिविटी आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि यानी सिडेटिव एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? CNS को डिप्रेस करना शुरू कर देती है। लेकिन जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, SSRI है और बुप्रोपियोन होती है, ये CNS को स्टिमुलेट करवाती है, सिडेटिव एक्टिविटी नहीं होती। मस्करीनिक रिसेप्टर ब्लॉकेट की तरफ आते हैं तो जो तमाम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है वो मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देती है, तो आपको एट्रोपिन लाइक इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक हो गया, एट्रोपिन लाइक इफेक्ट। तो ये भी ज़्यादा TCA की वजह से होता है। एट्रोपिन लाइक इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा क्योंकि मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। इसके बाद है CVS इफेक्ट, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट। ये भी TCA की वजह से आना शुरू हो जाती है। हर चीज़ और TCA की वजह से आ रही है। तो इसमें अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉकेट की वजह से हाइपोटेंशन हो जाएगा और कार्डिक कंडीशन डिप्रेस हो जाएगा, एरिथमिया हो सकती है। ठीक है, तो अल्फा रिसेप्टर के ब्लॉकेट की वजह से CVS सिम्पटम आना शुरू हो जाते हैं। लास्ट है सीजर्स वगैरह में भी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इनकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं। तो ये थे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, अमाइन अपटेक ब्लॉकेट, सिडेशन, ये लिखा हुआ है मस्करीनिक रिसेप्टर ब्लॉकेट, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकेट एंड लास्ट है सीजर, क्योंकि कुछ CNS की एक्टिविटी को कुछ ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इनके क्लिनिकल यूजेस को। ओके, तो पहला क्लिनिकल यूजेस में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और इसके बाद अदर क्लिनिकल यूजेस। ठीक है, तो क्लिनिकल यूजेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और इसके अलावा अदर क्लिनिकल यूजेस। जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, मेजर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग होती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट उन पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है जिनमें डिप्रेशन के साथ साइकोमोटर रिटार्डेशन होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, पुअर एपिटाइट है या वेट लॉस की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, बाकी जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती है सिग्निफिकेंट एंजाइटी को, फोबिक अटैक को, हाइपोकॉन्ड्रियासिस को ट्रीट कर देती है। जो सिलेजिलिन होती है पार्किंसन की तरह भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, जो SSRI होती है ये सुसाइड अटैम्प्ट्स को बढ़ा देती है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो TCA का स्पेसिफिक रोल क्या आता है कि जिसके अंदर साइकोमोटर रिटार्डेशन होती है उसमें ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ओके, साइकोमोटर रिटार्डेशन के अलावा स्लीप की डिस्टर्बेंस है, उसको नींद नहीं आ रही, इस केस में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। या एपिटाइट पुअर है या पुअर एपिटाइट की वजह से वेट लॉस की शिकायत होती है, तो इस केस में हम TCA प्रेफर करते हैं। जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती है वो हम करते हैं जो किसी बंदे को सीवियर एंजाइटी होती है या उसको फोबिक अटैक होते हैं या हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, तो इस केस में हम मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर प्रेफर करते हैं। ठीक है, जो सिलेजिलिन होती है पार्किंसन में भी इस्तेमाल हो जाती है, जबकि SNRI SSRI की वजह से
जो सुसाइडल अटैम्प्ट्स बढ़ जाती हैं। अदर क्लिनिकल यूजेस के अंदर जो पहले हम अदर क्लिनिकल यूजेस के अंदर हम पहले हम TCA का देख लेते हैं। TCA किन किन कंडीशन के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो TCA इस्तेमाल होती है माइग्रेन को ट्रीट करने में। ये डिप्रेशन के अलावा दूसरी चीज़ है। माइग्रेन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्यूट पैनिक अटैक है, फोबिक डिसऑर्डर है, फोबिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंज्यूरिसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर है, इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्रोनिक पेन स्टेट को करने के लिए इस्तेमाल होती है, मिनिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, जो SNRI होते हैं जिसमें डिलॉक्सिडिन आ जाता है, वेनलाफेक्सिन आ जाता है, ये न्यूरोपैथिक पेन फाइब्रोमाल्जिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जो आ जाते हैं SNRI, ये इसके अदर क्लिनिकल यूजेस में आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर पूरा रट्टे वाला टॉपिक है, रट्टे वाला, तो इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मैं आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके दे सकता हूँ। न्यूरोपैथिक पेन है, फाइब्रोमाल्जिया हो सकता है, या डायबिटिक न्यूरोपैथी है। इस केस में हम SNRI देखें। और जो SSRI होते हैं, ये किस केस में देते हैं, क्लोमिपेरामिन के साथ मिला के, तो ये देते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ। इसके अलावा SSRI आप जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर दे सकते हो। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक्स हैं, जिस तरह TCA था, पैनिक अटैक है, या सोशल फोबिया है, वहाँ पे एक्यूट फोबिया था तो यहाँ पे सोशल फोबिया लिखा हुआ है। पैनिक अटैक हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, बुलिमिया नर्वोसा है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम होता है या डिसऑर्डर होता है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। ठीक है, इन सब के लिए हम SSRI प्रेफर करते हैं। और लास्ट है बुप्रोपियोन। जो बुप्रोपियोन होती है, ये हीट्रोसाइक्लिक वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो ये मैनेजमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई बंदा निकोटीन पर डिपेंडेंट था और वह विड्रॉल स्टेट के अंदर जो मेंटेनेंस होती है, रिहैब प्रोग्राम होता है, तो उसके अंदर हम कौन इस्तेमाल करते हैं, बेप्रोपियोन को इस्तेमाल करते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम फ्रॉम निकोटीन डिपेंडेंस। ठीक है, तो ये इनके क्लिनिकल यूजेस हो जाएगा। अब इनके टॉक्सिसिटी की तरफ आ जाते हैं। इनकी टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसको हम किताब से करने की कोशिश करते हैं। तब तक आपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। तो पहला है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की वजह से आपको पता है कि TCA के बाद सीडेटिव एक्टिविटी होती है। ठीक है, क्योंकि CNS के अंदर रिसेप्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देती है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर, लैसिट्यूड, फटीग हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है। इसके अलावा सिम्पैथोमिमेटिक एक्शन भी होते हैं, ये भी आपने पहले पढ़ा था। एट्रोपिन लाइक इफेक्ट भी होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी है। बस आपने इन हेडिंग्स को कंबाइन कर देना है, यानी इस हेडिंग से आपने सिम्पैथोमिमेटिक एक्शन लेना है, सीडेटिव एक्टिविटी है, यहाँ पे एट्रोपिन लाइक इफेक्ट है, CVS को लैब में हाइपोटेंशन आ जाएगा। ठीक है, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, ट्रेमर और पैरास्थीसिया, ट्रेमर वाला सीजर से आपने ले लेना, वेट गेन ये भी आप सीजर से कोरिलेट कर लेना। ठीक है, अगर हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को ज़्यादा ले लेंगे तो 3 C आ जाएंगे। पहला C है कोमा, फिर है कन्वालियन, और फिर तीसरा है कार्डियोटॉक्सिसिटी हो जाती है, कार्डियोटॉक्सिसिटी हो जाती है। ओके, ठीक है, ये 3C आपने याद रखने हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के कुछ एडिटिव इंटरेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं कि अगर हम इनको एथेनॉल के साथ या बारबिटूरेट, बेंजोडाइजेपिन या ओपियाइड के साथ मिला के देंगे तो ज़्यादा CNS डिप्रेसेंट के साथ मिला के एडिटिव CNS डिप्रेशन हो जाएगा। जो ट्राईसाइक्लिक को अगर हम ग्वानाथिडीन के साथ मिला के देते हैं तो ये ग्वानाथिडीन की एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन को रिवर्स कर देती है। इसके अलावा अगर आप मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन के साथ मिला के दोगे तो ये उसकी एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन को भी ख़राब कर देती है। इसके साथ क्लोनिडीन इसकी एक्शन को भी ख़राब कर देती है। ठीक है, ओके, तो आपने इनको थोड़ा बहुत देखभाल के देख लेना। ठीक है, इनका एडिटिव एक्शन भी देखने को मिलता है, इनका एंटागोनिस्ट एक्शन भी देखने को मिल सकता है। ओके, अब इसकी तरफ आ जाते हैं SSRI टॉक्सिसिटी। SSRI की वजह से जो टॉक्सिसिटी होती है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, वो है सेरोटोनिन सिंड्रोम। ठीक है, कहते हैं कि एक ड्रग हमने फ्लॉक्सटिन ली, फ्लॉक्सटिन और मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दोनों को मिलाने की वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम हो गया था, ज़्यादा सेरोटोनिन की वजह से। इसके साइन सिम्टम में मसल रिजिडिटी हो जाती है, मायोक्लोनस है, हाइपरथर्मिया, हर चीज़ बढ़ जाएगी, सीवेज स्टेबिलिटी है, CNS के बाद सीजर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर ड्रग होती है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, TCA, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। इसको आपने कवर करना है एंटीहिस्टामिन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, एंटीहिस्टामिन वाले चैप्टर के अंदर सेरोटोनिन सिंड्रोम को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फ्लॉक्सटिन होती है, तो फ्लॉक्सटिन की वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह आ सकता है, जिटनस आ सकती है। तो जो जिटनस को प्रिवेंट करने के लिए हम इसकी डोज को कम कर देते हैं या फिर बेंजोडाइजेपिन यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम भी आना शुरू हो जाती है। सिटालोप्राम की वजह से क्यूट इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ओके, कुछ SSRI साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करना शुरू कर देती है। बस आपने ये याद नहीं रखना,
लेकिन ये याद रखना है कि सिटालोप्राम का सबसे कम ड्रग इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ओके। आपको ये पता है कि एंटी सेरोटोनिन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है वो एंटी सीजर ड्रग होती है, मसल रिलैक्सेंट होती है और ब्लॉकर्स ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर, फॉर एग्जांपल सेप्रोहेप्टाडीन। अब इन सबको कवर किया हुआ है एंटी हिस्टामिन वाले चैप्टर के अंदर, तो आप उसकी वीडियो देख लेना। आगे चलते हैं SNRI और दूसरी टॉक्सिटी को देख कवर कर लेते हैं। जो मिडाज़ापिन होती है अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, तो उसकी वजह से वेट गेन हो सकता है, सीडेशन पावर हो सकती है ट्राजोडोन की तरह, ओके। जब बाकी जो ड्रग्स होती है उनके कुछ ना कुछ ऑटोनॉमिक इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। जो मोक्सापीन है डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी होती है, तो उसको यूज़ करने की वजह से एकथीसिया हो सकता है, पार्किंसन हो सकता है, मोनोरिया गैलेक्टोरिया सिंड्रोम हो सकता है। बुप्रोपियोन की वजह से ड्राई माउथ हो सकता है, साइकोसिस एग्रेवेट हो सकती है, ओके। वेनलेफेक्सिन का इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि वेनलेफेक्सिन डोज डिपेंडेंट ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, ओके। विड्रॉल इफेक्ट भी आना शुरू हो जाती है, ठीक है, ओके। और जो डिलॉक्सिटीन होती है इसकी वजह से लीवर डिसफंक्शन हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा बोरिंग टॉक्सिटी थी। अब लास्ट है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर टॉक्सिटी। अब इनकी वजह से हाइपरटेंसिव रिएक्शन हो जाता है कि अगर हम सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स लेते हैं तो उनके साथ आपको हाइपरटेंसिव रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो सकती है, हाइपरथर्मिया भी हो सकता है, सीएनएस की स्टिमुलेशन हो सकती है, ठीक है। अगर अगर हम ऐसी फूड लेंगे जो फर्मेंटेड फूड होगी जिसमें टेरामीन काफ़ी ज़्यादा होगा, टेरामीन भी इंडायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक है, तो इंडायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक के साथ मिला के मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को देके तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब इनडायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक अप्लाई नहीं करेंगे तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ब्लड प्रेशर को लो कर देती है, शॉक हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, सीजर्स वगैरह हो सकते हैं, ओके। और मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को SSRI के साथ मिला के दे दिया तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। उसको ट्रीट करने के लिए आप मसल रिलैक्सेंट देते हो, एंटी सीजर ड्रग देते हो और सेरोटोनिन के ब्लॉकर देते हो, फॉर एग्जांपल सेप्रोहेप्टाडीन, फिनॉक्सीबेंजापीन, ठीक है। ये आप सेरोटोनिन सिंड्रोम को मैनेज करने के लिए देते हो। तो ये था पूरा चैप्टर एंटी डिप्रेसेंट वाला। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।